हेलो दोस्तों, देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं ना, हम किसी एक स्पेसिफिक कार के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में। हमारे एक बहुत बड़े बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं सुंदरदीप जी। उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी और उस शॉर्ट वीडियो में उन्होंने डाला एक केस है जिसमें एक पोलो ऑनर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। अब एक्सपीरियंस ये था कि उनकी पोलो सिर्फ 45,000 किलोमीटर चली थी और 45,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई तो वो सर्विस सेंटर पर लेके गए। तो सर्विस सेंटर ने लगभग 1,37,000 रुपए का बिल बना दिया। सिर्फ 45,000 किलोमीटर चलने के बाद इतनी कम कार चली है, उसके बाद 1,37,000 रुपए का बिल जो बना है, ये कहाँ तक सही है? ये जो ब्रांड्स हैं जिनकी कार पहले से ही नहीं बिक रही, पोलो वॉक्सवैगन ग्रुप की कार है और वॉक्सवैगन एक जर्मन ब्रांड है और जर्मन इंजीनियरिंग, जर्मन की टेक्नोलॉजी को हम कोई डाउट नहीं कर रहे कि उनकी कार खराब होती है। बट प्रॉब्लम ये है, एक तो आपकी कार पहले से ही बिक नहीं रही और कार नहीं बिक रही है, उसके बाद आपके पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं, चाहे वो कम है या ज्यादा है, जो भी है, पर आप उनको एक्सपीरियंस कैसा दे रहे हो? तो बात ये आती है, जब 1,37,000 रुपए का बिल किसी पोलो ओनर के पास गया जिसकी कार की शायद कीमत 8 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी जब उन्होंने परचेज करी होगी, तो उसके दिमाग में एक जर्मन ब्रांड के लिए, वॉक्सवैगन जैसी कंपनी के लिए एक क्या इमेज बनी होगी। और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि यार जर्मन इंजीनियरिंग है तो रिलायबिलिटी तो 100% है। मैं स्पेसिफिक इस इवेंट के ऊपर बात नहीं करने वाला था, मैं सिर्फ बात करने वाला था कि जितनी भी कंपनीज हैं वो जर्मन कंपनीज हैं, फ्रेंच कंपनीज हैं और इंडिया में बाकी दूसरी कंपनीज है जो जापानीज कंपनीज हैं, तो इनमें एक डिफरेंस कहाँ है कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर, इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर। अब मान के चलो मैं ही अगर कार लेने जाता हूँ, अभी मैंने ये इवेंट सुना कि यार पोलो का ना 1,37,000 रुपए का बिल आ जाता है, तो ऐसी बात सुनकर और मैं कोई नई कार प्लान कर रहा हूँ तो मेरी हिम्मत होगी कि वॉक्सवैगन की कार लूंगा? शायद नहीं होगी। और अगर ऑलरेडी मैं माइंड मेकअप कर भी चुका था कि मैं वॉक्सवैगन की वर्टस लेने चला जाऊँ या टाइगन लेने चला जाऊँ, और उसके बाद इस इवेंट को देखने के बाद मैं क्या सोचूंगा? मैं बुकिंग करने के बाद भी ये सोचूंगा 10 बार कि यार शायद गलत कार तो नहीं ले ली। इनका जो सर्विस पैकेज होता है, जो 4 सर्विस ये फ्री देते हैं 60,000 किलोमीटर तक, तो जब मेरी कार 60,000 किलोमीटर पार कर जाएगी और उसके बाद जब वो वारंटी एक्सपायर हो जाएगी, तब मैं कहाँ जाऊंगा? तो मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा था कि जो जर्मन ब्रांड्स हैं या फ्रेंच कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑलरेडी वर्क कर रही हैं या करना चाह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकी सेल्स है ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे काम कर रही हैं, और बाकी दूसरी जापानीज कार कंपनीज में और जर्मन कार कंपनीज में कौन सी बेटर है, कौन सी ज्यादा अच्छी है, कौन सी रिलायबल है? क्योंकि अगर आप कोई कार परचेज कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है। अब बहुत से वॉक्सवैगन लवर्स या फिर जो कार एंथुजियास्ट होते हैं वो ये कहेंगे यार एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर जाने के लिए आपको कार लेनी ही है, अब मारुति की कोई भी बेसिक सी कार ले लो। लेकिन वो बात हम करते हैं किसी कार की, तो जितने भी आप ये चीजें होती है ना, ये टेक्नोलॉजी, पिकअप, कार 0 to 100 कितने सेकंड्स में जाती है, कार में वेंटिलेटेड सीट्स हैं कि नहीं है, कार के अंदर एनवीएच लेवल्स क्या है, एक्चुअली ये सब बाद में आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेफ्टी पहले आती है, सेफ्टी तो आती ही है, बट उससे पहले ये आता है कि कार ए टू बी पॉइंट जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। मतलब मैं महीने में 30 डेज में से 25 डेज अगर कार चलाता हूँ, या फिर साल में 365 दिन में से मैं 330 दिन कार चलाता हूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरी कार में कोई फेलियर नहीं आएगा या फेलियर आएगा? अब आपको हो गया ऐसे कैसे पता लगा सकते हैं भाई? इंडिया में ना कौन कौन सी कंपनी जैसे काम कर रही है? मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, वॉक्सवैगन, होंडा, टोयोटा, सिट्रन या और कोई अदर कंपनी, निसान वगैरह। अब आप इन कंपनीज में देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। अब आप देखेंगे वॉक्सवैगन की जब हम बात करते हैं यार कार में ना परफॉर्मेंस है, ड्राइवर्स कार है और रिलायबिलिटी है, ऐसा लोग कहते हैं और है भी, कार अच्छी चलती है। दूसरी तरफ बात आती है टाटा या फिर महिंद्रा की। अब इन कंपनीज में क्या है, इंडियन कंपनीज है कि हाँ जी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस प्राइस पर XUV700 आती है या जिस प्राइस पर आपकी स्कॉर्पियन आती है, उस प्राइस में इस तरह की गाड़ी है ही नहीं कोई दूसरी, बट महिंद्रा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है जहाँ पे जापानीज कंपनी है, होंडा है, टोयोटा है। और जब भी आप जापानीज कंपनी की बात करते हो, आपके दिमाग में एक नाम सबसे ऊपर आता है, रिलायबिलिटी। लेकिन रिलायबिलिटी आपके दिमाग में वॉक्सवैगन के फॉर्म में भी आता है। तो डिफरेंस क्या है? आपने कभी नोटिस किया जर्मन कार्स की, जितने भी वॉक्सवैगन या स्कोडा की है, सर्विसिंग कितने टाइम इंटरवल पर होती है? इनकी होती है 15,000 किलोमीटर पर। बट एक ग्लिच है, जब इनकी कार 15,000 किलोमीटर पर सर्विस होती है तो क्यों एक कार ओनर को अपने साथ एक इंजन ऑयल की कैन रखनी पड़ती है कि मुझे बार बार टॉप अप करना पड़ेगा? लेकिन जापानीज कंपनी कहती है हमारी कार की सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होती है, तो 10,000 किलोमीटर सर्विस करवाओ। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे आप जो है 10,000 से पहले इसको टॉप अप कर लो। वो कभी ये नहीं कहते कि 10,000 किलोमीटर से पहले आप हमारे सर्विस सेंटर पर आ जाना। तो अगर कार इतनी रिलायबल है तो बार बार टॉप अप करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अब आप कहेंगे
कहेंगे कि वॉक्सवैगन की कार ना इंजन ऑयल कंज्यूम करती है। एक्चुअली कोई भी कंपनी की कार हो इंजन ऑयल कंज्यूम करती है, बिल्कुल करती है। सेकंड, एक और पॉइंट उसमें कहा जाता है कि अगर इनका टाइम इंटरवल 15,000 किलोमीटर है तो आपको 15,000 किलोमीटर पर सर्विस करवानी ही पड़ेगी अगर आपको कार्स की हेल्थ को मेंटेन रखना है। तो अगर उसकी टाइमिंग बेल्ट को चेंज करने का टाइम आ गया है तो आपको टाइमिंग बेल्ट की चेंज कराना ही पड़ेगा। तो अगर इतना रिजिड है तो फिर रिलायबिलिटी का मैं बात करता हूँ, टोयोटा में अगर बात करें या होंडा में बात करें, अगर किसी कस्टमर ने 10,000 कार चला दी और वो 12,000 पर सर्विस कराने चला गया तो कार में कोई ऐसा प्रॉब्लम होती नहीं है, वो चल जाती है कि जी आपने 10 की जगह 12 पे सर्विस करवा दी तो कार का इंजन बैठ गया, नहीं। लेकिन वॉक्सवैगन जैसी कंपनीज में अब प्रॉब्लम ये आती है कि इतना रिजिड है तो क्या वॉक्सवैगन की कार खराब है? मैं इसे कहूंगा कार खराब नहीं है लेकिन ओवर इंजीनियर्ड है। अब आप कहोगे कि यार वॉक्सवैगन ग्रुप के ही इंजीनियर्स ने कहा है कि हमारी कार ऑलरेडी ओवर इंजीनियर्ड है इंडिया के हिसाब से। ओवर इंजीनियर का मतलब है कि हम आपको आपकी औकात से ज्यादा एक अच्छी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, शायद जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके लायक आप हो नहीं। उनका कहने का मतलब ये था, ठीक है। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा अलग मानता हूँ। आज की डेट में होंडा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दे रहा है, होंडा सिटी में, एलिवेट में, अमेज में, और जितने भी होंडा यूजर्स हैं आप कभी जाके उनके एक्सपीरियंसेस सुनिए, वो कहेंगे यार इंजन ना सालों साल चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर रिलायबिलिटी की बात करते हैं ना तो होंडा का नाम सबसे ऊपर आता है और टोयोटा का नाम सबसे ऊपर आता है। सेम थिंग हैपन विद द टोयोटा। इनोवा, आज की डेट में आपको इनोवा 10-10 लाख किलोमीटर चली हुई मिल जाएंगी और कभी उनका इंजन नहीं खुला। और यही वजह है कि होंडा जैसी कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी सब कुछ करके 10 साल तक की इंजन की वारंटी दे देती है, टोयोटा दे देती है, लेकिन वॉक्सवैगन क्यों नहीं देती? उनकी कार की वारंटी 1 लाख या 1.5 लाख किलोमीटर तक ही क्यों होती है? आज की डेट में मैं मानता हूँ कार उनकी परफॉर्मेंस कार है, लेकिन अगर आप होंडा की सिटी चलाएंगे जिसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, और अगर आप चलाएंगे वॉक्सवैगन वर्टस जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, अब इन्होंने क्या करा, छोटे इंजन पे टर्बोचार्जर लगा दिया, तो अब इसकी पावर आउटपुट कितनी हो गई? 103 bhp और उसकी 119 bhp। चलो वैसे तो कम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पावर फिर भी ठीक है, मैनेजेबल है। टॉर्क उससे ज्यादा दे दिया। आपको हो गया आपको टॉर्क तो चाहिए था, बट हाउ रिलायबल इट इज। अब ये जो वैसे जो वॉक्सवैगन का ये इंजन है, इसको ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो इंजन अच्छा है, लेकिन बात वही, इंजन अच्छा है, 3 सिलेंडर का टर्बोचार्ज इंजन है, बहुत कैपेबल है, बहुत सब कुछ है, लेकिन इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए था? कभी नोटिस किया? आज की डेट में मारुति की गाड़ियां कितनी बिक रही हैं? सबसे ज्यादा मार्केट शेयर मारुति की कार्स का है। वो मानते हैं कि इसका मार्केट शेयर अब कम होता जा रहा है, लेकिन जब आपने टर्बोचार्ज इंजन दे दिया, पर वो माइलेज कितनी देता है? वो माइलेज देता है आपका 8 to 9 किलोमीटर पर लीटर, और शायद इससे भी कम चला जाता है अगर आप उसे सिटी कंडीशन में चलाते हैं, दिल्ली एनसीआर की। लेकिन अगर आप उसे हाईवे पे चलाएंगे तो शायद आपको अच्छा माइलेज दे दे, बट आप कितना हाईवे पे जाते हो, ये आपकी यूजेज कितनी है वो। और ये तो चलो हो गई बात आपकी माइलेज की, चलिए एक बार को फिर भी मानते हैं, जितने भी आपके वॉक्सवैगन वर्टस यूजर्स हैं जो 1 लीटर का इंजन चलाते हैं या टाइगुन चलाते हैं, आप एक बार उनका फीडबैक लेके देखिए, क्या उन्हें हैवी समर्स में एसी की प्रॉब्लम नहीं होती? टू बी ऑनेस्ट, अभी लास्ट मंथ ही मैंने बहुत सारे कार शोरूम्स विजिट किए, और वॉक्सवैगन के कार शोरूम्स तो मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने विजिट किए, ये दिखाते हुए कि मैं कार परचेज करना चाह रहा हूँ। ये दिखाते हुए मैंने आगे सेल्स पर्सन से, और वो कोई सेल्स पर्सन नहीं थे, वो दिल्ली एनसीआर के एक डीलरशिप का ग्रुप था और उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, उनसे पूछा कि कार के एसी में प्रॉब्लम है, 1 लीटर का इंजन अच्छी कूलिंग नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स हैं। वो कहते हैं सर देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने जो सुना है, एक्चुअली क्या है, जब ये कार बनी थी, जब ये कार नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, तो इन्होंने क्या करा था, इसका जो सॉफ्टवेयर था ना, इसको जर्मनी के हिसाब से डिजाइन कर दिया था। मतलब क्योंकि जर्मनी में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, अब इंडिया में उन्होंने कार दे दी, सॉफ्टवेयर में जो उन्होंने प्रोग्रामिंग करी वो जर्मनी के हिसाब से करी, तो वो प्रॉपरली कूलिंग कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें इस तरह का प्रोग्राम किया गया हुआ है। बट वो एसी ज्यादा कैपेबल है इससे ज्यादा कूलिंग करने के लिए। तो वैसे तो मैंने सुन लिया था, अब मैंने उनको पूछा भी, बट ऑब्वियसली उनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब आप क्या वॉक्सवैगन कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई कार बेच रही थी क्या? वर्टस से पहले कोई इन्होंने कार नहीं बेची क्या? कभी पोलो नहीं बेची या एमयू नहीं बेची या और कोई कार नहीं बेची? तो क्या इन्हें इंडियन टेम्परेचर का, इंडियन वेदर का, इंडियन समर्स का बिल्कुल नहीं पता? एक्चुअली इन्हें सब पता है, बट ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनसे गलती हुई। चलिए, एक एसी का प्रॉब्लम लग हो गई, माइलेज का प्रॉब्लम था, एसी का प्रॉब्लम था। अब तीसरी बात आती है, अब इतने लोगों ने वर्टस खरीदी, आज की डेट में वर्टस सिटी से ज्यादा बिक रही है। नो डाउट कार अच्छी है, लेकिन हमें ये पॉइंट आउट भी करना पड़ेगा कि कहां पर किसी भी ब्रांड को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, एक यूट्यूबर है, एक फैमिली है, और वो यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं। वो अपनी वर्टस को लेकर कहीं हिल्स पर चले गए थे। अब वहां पर जाते हुए अब ये पता चला उनकी कार का फ्यूल पंप प्रॉब्लम कर रहा था, और बाद में उनको वो कार वहां से टो करा के लानी पड़ी। अब मैं सिर्फ इस बात पे कहना चाहूंगा, क्या आपको नहीं पता था कि इंडिया में लोग हिल्स पर भी जाते हैं? अब आप कहोगे यार
मशीन है, एक तो कोई प्रॉब्लम आ ही सकती है। एक्चुअली रीजन ये नहीं है इस बात को करने का कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ वॉक्सवैगन कंपनी खराब है, मैं ये खुद कह रहा हूँ कि वॉक्सवैगन कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। ये नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, दे आर द क्रिएटर्स, दे आर द इन्वेंटर्स, बट एक्चुअली आप कस्टमर तक जो पहुंचा रहे हो, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेने के बाद परेशान तो नहीं होगा? आपने कभी उस पर ध्यान दिया? वॉक्सवैगन इंडिया में इतने साल से वर्किंग है, अभी वॉक्सवैगन 2.0 स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, इतने साल होने के बाद भी आपकी कार सबसे कम क्यों बिकती है? आपको अपनी कार्स डिस्काउंट्स के ऊपर ही क्यों बेचनी पड़ती है?